आज मैं जो आपके सामने अधिनियम लेकर के आया हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है और अब तक मैंने 1773 से लेकर के 1833 तक के बारे में सभी अधिनियम की चर्चा की। अगर देखा जाए तो ये अधिनियम कंपनी के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है, क्योंकि 1857 के संग्राम ने ब्रिटिश क्राउन को ये मौका दे दिया कि किस तरह से ब्रिटिश कंपनी को भारत से बाहर किया जाए। वैसे भी आप देख रहे थे कि 1773 से लेकर के 1833 तक धीरे धीरे क्राउन कंपनी को अपने चंगुल में लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन 1857 के संग्राम ने उसे एक ऐसा बहाना दे दिया जिससे कंपनी को उन्हें भारत से पूरी तरह से बाहर करने का मौका मिल गया। तो इसीलिए 1858 के अधिनियम को हम ये मानते हैं कि यहीं से भारत में क्राउन का शासन शुरू हुआ और कंपनी का शासन खत्म हुआ। अब इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे उनको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस अधिनियम को ब्रिटिश सरकार ने द एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस कहा। उनका ये मानना था कि इस अधिनियम के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में किए जाने वाले शासन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। इसे हम महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहते हैं, यानी कि क्वीन विक्टोरिया डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहला काम ये किया गया कि कंपनी के कार्यों को भारत में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी के कार्यों का मतलब ये है कि अब कंपनी ना तो भारत में व्यापारिक कार्य करेगी और ना ही प्रशासनिक कार्य करेगी। इस तरह से अब भारत में शुरू होगा क्राउन का शासन, यानी जिस तरह से 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, उसके बाद 1833 में आकर के कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1858 के अधिनियम में ये कहा गया कि अब कंपनी भारत में किसी भी प्रकार के राजनैतिक या प्रशासनिक कार्य को नहीं करेगी। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियंत्रित होगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इस एक्ट से भारत में क्राउन का शासन शुरू हुआ। तो पहला प्रावधान आप यही समझिए कि इस एक्ट से भारत में क्राउन का शासन शुरू हुआ। अब हम दूसरे प्रावधान की बात करें तो इस एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी समाप्त कर दिया गया। अब आप इस अधिनियम के अंतर्गत ये जरूर बताएंगे कि किस एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संकल्पना भारत में आई। और अब भारतीय मामलों को देखने के लिए एक भारत सचिव यानी इंडियन सेक्रेटरी का पद बनाया गया, यानी कि अब भारत सचिव सारे मामलों को देखेगा, यानी अब मतलब भारत सचिव ही भारतीय मामलों को संभालेगा। लेकिन अब ये भारत सचिव वास्तव में ये एक ब्रिटिश कैबिनेट का ही सदस्य था। यह एक नया पद था जो कंपनी के समाप्त होने के बाद भारत के मामलों को हैंडल करने के लिए लाया गया था। और भारत सचिव के अधीन 15 सदस्य थे जो कि उसकी परिषद थी, और इन 15 सदस्यों के सलाह से भारत सचिव कार्य करेगा। लेकिन फिर भी कुछ मामलों में भारत सचिव को परिषद के बिना भी निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत सचिव को सलाह देने के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी। और भारत सचिव एक नया पद था जो कि 1858 के अधिनियम से आया, और इसी को अब भारत को पूरी तरह से हैंडल करना था कंपनी के स्थान पर। और इस प्रकार अब महारानी का सचिव, यानी कि जिसे आप भारत सचिव कह सकते हैं, वो कंपनी को डील करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि यहीं से भारत में क्राउन का शासन शुरू हो गया। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। पहला परिवर्तन तो ये किया कि जो डलहौजी ने राज्य हड़पने की नीति बनाई थी, जिसे आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, जिसके कारण बहुत से भारतीय या देसी रियासतों में असंतोष व्याप्त हुआ था, जो कि 1857 की क्रांति के कई कारणों में से एक कारण भी माना जाता है। इसीलिए डलहौजी के राज्य हड़पने की नीति को ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रित कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अब किसी भी राज्य को या देसी रियासतों को ज़बरदस्ती ना हड़पा जाए जब तक कि वो खुद ना चाहें। इस प्रकार यहाँ पर डलहौजी के राज्य हड़पने की नीति को थोड़ा उदार बनाते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के अंदर जो
रोष था यानी जो क्रोध था उसको कम करने का प्रयास किया। और सिविल सर्विसेज और भारतीय सेना में जो धार्मिक आधार पर भेदभाव हो रहे थे उसे भी ब्रिटिश सरकार ने कम करने का दावा किया। इसीलिए इन्होंने इसे एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस भी कहा, क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से उन्होंने थोड़ा बहुत उदारवादी नीतियां अपनाई ताकि 1857 जैसी क्रांति का माहौल दोबारा ना बने। तो कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश सरकार ने एक तरह से भारतीयों के मन में अपने प्रति सहानुभूति पैदा करने का प्रयास किया। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य एक ये भी था कि इन्होंने गवर्नर जनरल की पोस्ट को वायसराय नाम दे दिया, यानी कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल है वो भारत के वायसराय के नाम से भी जाना जाएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग यहाँ ये समझते हैं कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया। ये सोचना गलत है। गवर्नर जनरल का पद पहले से था और अब उसे वायसराय भी कहा जाएगा, यानी कि जब वो व्यक्ति प्रिंसली स्टेट या देसी रियासतों में महारानी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा या फिर वो समझौते करेगा, संधियां करेगा, तो वो वायसराय लिखेगा। लेकिन जब वो सामान्य रूप से प्रशासनिक कार्य करेगा तब वो गवर्नर जनरल ही माना जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों एक ही व्यक्ति थे। इस प्रकार आपने देखा कि 1858 का एक्ट इसीलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक परिवर्तन आया और अब कंपनी के स्थान पर भारत में जो शासन था वो क्राउन का शासन कहा जाने लगा। तो अब तक देखिए मैंने आपसे 1773, 1784, 1786, 1793, 1813, 1833, 1858 और अब मैं 1861 के अधिनियम की भी चर्चा करूंगा। और मेरे 2 सवाल हैं जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला सवाल ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो गठन है वो किस अधिनियम के तहत किया गया और भारत का पहला वायसराय किसे नियुक्त किया गया था। बड़ा ही आसान सवाल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।